हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 8 मार्च के MCQs रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन was first used in the state of Rajasthan. Second, Election Commission of India gets power to use EVM machines through Representation of People's Act. And the correct answer is B, second only. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ईवीएम मशीन जो है वो सबसे पहले 1982 के अंदर यूज हुई थी इन द स्टेट ऑफ केरला। केरला के अंदर असेंबली इलेक्शन के अंदर एक कंस्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है उनके द्वारा ईवीएम मशीन का यूज़ किया गया था। फिर उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि इलेक्शन कमीशन इस टाइप के मशीन को क्यों यूज़ करता है, क्योंकि उस टाइम पे ये भी हुआ कि जब फिर से इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू इलेक्शन किया गया और रिजल्ट जो है वो अपोजिट आया। तो उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए कि क्या ये लेजिटिमेट सिस्टम है या नहीं। फिर जाके ये तय हुआ पार्लियामेंट के द्वारा अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कि इलेक्शन कमीशन जो है इसका यूज़ कर सकता है। तो ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल था, EVMs made a shaky start in Kerala constituency in 1982। EVM मशीन का जो इतिहास है वो यहाँ पे दिया गया है कि शॉर्ट में कि किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ। यहाँ पे ये सब चीज़ें जो स्टार्टिंग में हुई थी वो बताई गई है। और फिर यहाँ पे लिखा है कि 1992 पार्लियामेंट इंसर्टेड सेक्शन 61A इन दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट फॉर यूजेज ऑफ EVM मशीन्स। और अभी का मैकेनिज्म क्या है तो वो यहाँ पे बताया गया है कि अभी EVM के साथ ये VVPAT मशीन जो है वो भी यूज होता है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी रिसेंटली ओपन अ हेल्प डेस्क फॉर ट्रांसजेंडर्स टू एंश्योर जेंडर इंक्लूसिव पुलिस? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद एंड ऑप्शन डी चेन्नई। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर जो साइबराबाद पुलिस मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उनके द्वारा रिसेंटली ये जेंडर इंक्लूसिव पुलिस डेवलप करने के लिए एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हेल्प डेस्क जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो ये इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर GPSC के अंदर पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, श्रीलंका अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स वेस्ट कंटेनर टर्मिनल विथ इंडिया एंड जापान through BOT, that is build operate transfer mode. Second, it will support in accomplishment of India's strategic vision for the Indian Ocean. And the correct answer is C, both 1 and 2। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या कहता है कि इंडिया और जापान दोनों मिल के BOT मॉडल के थ्रू श्रीलंका के अंदर ये वेस्ट कंटेनर टर्मिनल पोर्ट जो है वो डेवलप करेंगे। BOT का मतलब क्या होता है कि ये जो पार्टनरिंग कंट्रीज़ है वो सबसे पहले उस टर्मिनल को बनाएंगे, फिर उसको ऑपरेट करेंगे और जैसे वहाँ से रेवेन्यू मतलब वो रेगुलर बेसिस पे ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है उनको ये पोर्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसे कहते हैं BOT मॉडल ऑफ डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। अब इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, तो ये जो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है इट इज़ नियर टू चाइनीज़ पोर्ट विच इज़ बिंग डेवलप्ड इन श्रीलंका। ये चाइना से नज़दीक ही है, तो चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है उसको हम काउंटर कर सकते हैं। दूसरा कि हमारा इंडियन ओशन रीजन के अंदर ये जो विजन है सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो इसको भी हम यहाँ से एकम्प्लिश कर सकते हैं। तो ये इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट होगा। इंडिया की ओर से जो अदानी पोर्ट्स है वो इस पर्टिकुलर टर्मिनल को डेवलप करने वाले हैं। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर था, इंडिया जापान कूल टू कोलंबो ऑफर ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे ये सब डिटेल्स दी गई है कि ये वेस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है वो डेवलप किया जाएगा। Fourth question, which of the following statement is or are correct about latest rules on OCI, that means Overseas Citizenship of India,
declared by Ministry of Home Affairs. First, OCI card holders can claim only NRI quota seats in any educational institutions. Second, OCI card holders are not entitled to undertake any journalism activities without prior permission from the Government of India. And the correct answer is C, both 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये कल के न्यूज़पेपर में था कि नए रूल्स डिक्लेयर किए गए। तो सबसे पहला तो ये है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, नीट है, JEE है, ये सब, तो उनके द्वारा जो NRI सीट का कोटा होता है सिर्फ उसी के अंदर वो सीट क्लेम कर सकते हैं, बाकी की जनरल सीट के अंदर वो सीट को क्लेम नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। फिर 2019 के अंदर जो रूल्स बनाए गए थे उसके अंदर ये रूल जो है वो ऐड किया गया कि अभी उनको ये जर्नलिज्म एक्टिविटीज़ अगर अंडरटेक करनी है तो उनको गवर्नमेंट की पहले परमिशन लेनी होगी। तो आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। अब ये दोनों स्टेटमेंट के आंसर आपको ये कल के न्यूज़पेपर आर्टिकल में मिलेंगे। ओनली NRI कोटा सीट्स फॉर OCI कार्ड होल्डर्स, और यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दी गई है। जैसे ये एग्जाम्स के नाम है, दे कैन क्लेम ओनली NRI कोटा सीट्स। दूसरा रूल जो है, जो ऐड किया गया है 2019 की नोटिफिकेशन में, वो यहाँ पे दिया गया है। अब कौन सी एक्टिविटी बैंड है, तो यहाँ पे दिखा है कि दे कैन नॉट अंडरटेक एनी मिशनरी एक्टिविटीज़, माउंटेनियरिंग, जर्नलिज्म एंड तबलीग एक्टिविटीज़ विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये एक्टिविटीज़ वो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना अंडरटेक नहीं कर सकते। तो हम एक जनरल क्वेश्चन देखते हैं कि ये OCI है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। फर्स्ट, अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर OCI कार्ड इफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैव एवर बीन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश। सेकेंड, OCI card holders can enter into India only once in a year, that too only for 6 months at a time. And the correct answer is A, 1 only. Second is incorrect. Overseas citizenship of India, अगर किसी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान के या फिर बांग्लादेश के सिटीजन थे तो उनको ये OCI जो है वो नहीं मिल सकता। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। वो चाहे कितनी भी बार इंडिया के अंदर आ सकते हैं, उनको मल्टीपर्पज़ वीज़ा जो है वो दिया जाता है, लाइफ लॉन्ग वीज़ा भी दिया जाता है, विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड इनटू दी FRRO ऑफिस। लेकिन कुछ राइट्स जो है वो उनको नहीं मिलते जो OCI कार्ड होल्डर होते हैं। जैसे उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता, जैसे वो यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर लैंड जो है वो परचेज नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें जो है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। आंसर इज A, 1 ओनली। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें भी दी गई है इसी पैराग्राफ के अंदर कि ये सब OCI और ये सब चीज़ें क्या होती हैं। 6th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंट्री फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट, इट इज प्रेजेंट एट द नॉर्थ ऑफ गल्फ ऑफ एडन। सेकेंड, इट शेयर्स नॉर्दर्न बॉर्डर विथ सऊदी अरेबिया। थर्ड, it is currently seen in news for Houthis conflict in the region. And the correct answer is D, यमन। अब यहाँ पे जो कंट्री की बात हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मिडल ईस्ट का मैप है। तो जो पहला स्टेटमेंट बताया गया है यहाँ पे कि it is present in the north of Gulf of Aden. So this is Gulf of Aden, तो उसके नॉर्थ में ये प्रेजेंट है। दूसरा स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि ये अपनी नॉर्थ बाउंड्री जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ शेयर करता है। तो ये सऊदी अरेबिया है। हालांकि दोनों के बीच की ये जो एग्जैक्ट बाउंड्री है वो डिफाइन नहीं की गई, लेकिन नॉर्दर्न बाउंड्री सऊदी अरेबिया के साथ है। और हाउदीज कन्फ्लिक्ट जो है वो अभी यमन के अंदर न्यूज़ में है। हाउदी वहाँ की एक कम्युनिटी है कि जो यमन के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल हो, उसके लिए काफ़ी सालों से वहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट कर रही है। तो आंसर होगा डी, यमन। सो अभी यमन के अंदर ये हाउदीज कन्फ्लिक्ट जो है वो और भी इंटेंसिफाई हुआ है, इस वजह से पिछले 2-3 दिनों से ये कंट्री जो है वो न्यूज़ में है। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट
about Gulf Stream? First, it is a cold oceanic current of Atlantic Ocean, originates from the Newfoundland. Second, it makes northern Europe colder. And third, it helps in formation of tropical cyclones. And the correct answer is A, 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थर्ड इज करेक्ट. अब गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो यहां पे आप मैप में देख सकते हैं, ये गल्फ स्ट्रीम जो है इट इज एन ओशनिक करंट, जो कि ओरिजिन होता है यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको से. अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ओरिजिन होता है, तो मतलब कि ये एक वार्म करंट होगा, हॉट करंट होगा, राइट. ये कोल्ड करंट नहीं. और फिर आगे जाके ये अटलांटिक ओशन से यहाँ पे ये जो न्यू फाउंडलैंड है, तो यहाँ पे ये हॉट करंट जो है वो जाता है. तो इससे क्या होगा, ये हॉट करंट है तो ये नॉर्दर्न यूरोप जो है उसको ये और भी गर्म करेगा, मतलब कि यहाँ पे वार्मर सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी. सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इट मेक्स नॉर्दर्न यूरोप कोल्डर, तो इसलिए ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा. फर्स्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. न्यू फाउंडलैंड जो है वो यहाँ पे है, तो ये यहाँ से ओरिजिन नहीं होता, ये इसका डेस्टिनेशन. सो फर्स्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. थर्ड जो है वो करेक्ट है कि ये जो है क्या करता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उसको इंटेंसीफाई करता है और उसके फॉर्मेशन में भी मदद करता है. अब थोड़ा बहुत आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब इस एरिया के अंदर फॉर्मेशन होना चाहिए. और ऊपर क्या लिखा है कि इट मेक्स नॉर्दर्न यूरोप कोल्डर, तो अगर ट्रॉपिकल को मदद करता है तो ये वार्म करंट होगा, और वार्म करंट है तो ये स्टेटमेंट जो है ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे. आंसर इज ए. सो अभी ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट आता है वहाँ पे ये आर्टिकल दिया गया था, छोटा सा ही आर्टिकल है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि गल्फ स्ट्रीम सिस्टम जो है इट इज़ अ वार्म सरफेस वाटर फ्रॉम इक्वेटर टू दी नॉर्थ एंड डीपर कोल्ड. तो ये जो है अभी सिस्टम धीरे धीरे स्लो हो रही है. पिछले 1000 साल का ऑब्जर्वेशन जो है उन्होंने निकाला है, और यहाँ से ये पता चलता है कि ये सिस्टम जो है वो अभी धीरे धीरे ईयर बाय ईयर वीक होती जा रही है. 8th क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct about Alzheimer disease? First, it is a bacterial disease that infects the intestines. Second, higher intensity of this disease can lead to stomach cancer. And the correct answer is D, neither one nor two. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अब अल्जाइमर डिसीज जो है वो पहली बात तो ये कि ये कोई बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, इट इज़ वन काइंड ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर. ये एक टाइप का ब्रेन डिसऑर्डर है जिसके अंदर मेमोरी जो है वो धीरे धीरे वीक होती जाती है. आपका ब्रेन जो है वो ठीक से काम नहीं करता, और जैसे जैसे आपकी उम्र जो है वो बढ़ती है वैसे ही आपकी ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो वीक होती जाती है. एंड पर्टिकुलरली इट इज़ इरिवर्सिबल, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते. एंड इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर, जैसे उम्र बढ़ती है तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, राइट. तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होंगे. अब किसी भी कंट्री में अगर पॉपुलेशन की एज ज़्यादा है तो उस कंट्री में इस पर्टिकुलर डिसीज़ होने का खतरा जो है वो भी ज़्यादा है. करंटली अगर हम बात करें तो चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा ये अल्जाइमर डिसीज़ जो है वो प्रेवलेंट है. सो अभी ये अल्जाइमर को ट्रीट करने के लिए एक पोटेंशियल ड्रग जो है वो ढूंढा गया. ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था बाय दी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च. उनके द्वारा एक मॉलिक्यूल ढूंढा गया है कि वो ये अल्जाइमर को ठीक करने में पोटेंशियली मदद कर सकता है. उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल दिया गया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको पढ़नी चाहिए. 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ब्रह्मपुत्रा रिवर? फर्स्ट, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द काराकोरम रेंज नियर द मानसरोवर लेक. सेकेंड, इट इज़ अ पेरेनियल रिवर. थर्ड, it is flooded twice in a year. And the correct answer is B, second and third. First is incorrect. ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो कैलाश रेंज से ओरिजिन होती है, नॉट फ्रॉम दी काराकोरम रेंज. ये मानसरोवर के पास है लेकिन ये कैलाश रेंज है. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि इसके अंदर थ्रू आउट द ईयर पानी देखने को मिलता है. इट इज़ अ पेरेनियल रिवर एंड इट इज़ फ्लडेड ट्वाइस इन अ ईयर.
दो बार एक ही साल के अंदर फ्लड आता है। पहला समर के अंदर आता है जब हिमालयन ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होते हैं, और दूसरा जो है वो मॉनसून में आता है ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल। सो इट इज फ्लडेड ट्वाइस इन अ ईयर। आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। सो अभी चाइना जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर डैम बनाने वाला है। रिसेंटली ये चाइना ने अपने वहाँ पे 5 ईयर प्लान जो है वो लॉन्च किया, और 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट जो है वो बनाया, और ड्राफ्ट के अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर फाइनली डैम बनाया जाएगा। तो इस वजह से ये आज की न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे है। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, द फर्स्ट कंट्री टू सेलिब्रेट नेशनल वुमेन्स डे इन द वर्ल्ड वॉज USA. Second, United Nations started celebrating International Women's Day from 1975. Third, theme for International Women's Day 2021 signifies role of women in leadership. And the correct answer is D, 1, 2 and 3. ये तीनों सही। यूएस के अंदर अराउंड आप कह सकते हैं कि 1907-08 के अंदर वहाँ की गारमेंट इंडस्ट्री थी, तो वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ जो है वो काम करते थे। अब उनके द्वारा वर्किंग कंडीशंस सुधारने के लिए वहाँ पे आंदोलन किया गया, और उस आंदोलन की उसको सिग्निफाई करने के लिए USA वॉज द फर्स्ट कंट्री की जिन्होंने नेशनल वुमेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया। फिर धीरे धीरे ये चीज़ जो है वो यूरोपियन कंट्री में भी हुई, फिर उसके बाद रशिया के अंदर भी ये वुमेंस डे मनाया गया, और फिर 1975 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा सबसे पहली बार इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो मनाया गया। फिर 1977 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उन्होंने ऑफिशियली ये चीज़ जो है वो डिक्लेयर की कि 8 मार्च जो है वो इंटरनेशनल वुमेंस डे होगा। तो आज जो है वो वुमेंस डे है, और अभी इस साल की थीम जो है वो क्या है? वुमेन इन लीडरशिप एंड टू ब्रिंग इक्वालिटी इन द कोविड-19 वर्ल्ड। आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तो जैसा कि मैंने कहा कि कंटेक्स्ट यही है कि आज वुमेंस डे है, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन पुट ऑन किया है। आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी थे कि जो वुमेंस के ऊपर थे, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।